लोकसभा इंतखाबात के तीसरे मरहले की वोटिंग की तैयारियां उरूज पर। पोलिंग पार्टियां पोलिंग स्टेशनों के लिए रवाना। 11 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की 93 सीटों पर होगी वोटिंग। लोकसभा इंतखाबात के बकिया 4 मरहलों के लिए मुहिम शबाब पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में किया जलसयाम। ओडिशा के गंजम और नबरंगपुर में भी की रैलियां। कहा, ओडिशा में बीजेडी का है जवाल और कांग्रेस है शिकस्त खुर्दा। उम्मीदों की नई किरण बनकर उभरी है बीजेपी। बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह ने मगरबी बंगाल के कृष्णनगर में किया रोड शो। जेपी नड्डा तेलंगाना में, राहुल गांधी मध्य प्रदेश में, जबकि योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव यूपी में चला रहे हैं इंतखाबी मुहिम। बदउनवानी के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई। रांची में कई मकामात पर ईडी के छापे। दही तरक्की के वजीर आलमगीर आलम के करीबी पीएस के घर से 25 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी बरामद। पीएम मोदी ने कहा, झारखंड के पहाड़ से मिले नोट, जो खाएगा जेल जाएगा। राम मंदिर पर दिए गए बयान पर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी मुश्किल में। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी पर लगाया इल्जाम। कहा, राहुल गांधी पलट देंगे राम मंदिर का फैसला। आईसीएसई और सीआईएससीई बोर्ड के 10वीं और 12वीं के नताइज का ऐलान। 10वीं जमात में 99.47% तलबा और 12वीं जमात में 98.19% तलबा हुए हैं पास। लड़कियों ने फिर लड़कों से बेहतर कारकर्दगी का किया मुजाहरा। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। लोकसभा इंतखाबात के तीसरे मरहले के लिए 11 रियासतों मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की 93 सीटों पर कल होने वाले इंतखाबात की तैयारियां आखिरी मराहिल में है। पोलिंग पार्टियां पोलिंग स्टेशनों को रवाना हो रही हैं। इस मरहले में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान और दिग्विजय सिंह समेत बहुत से अहम शख्सियात की किस्मत का फैसला होना है। पुरअमन इंतखाबात कराने के लिए पुलिस और इंतजामी सतह पर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। और गोवा में तीसरे मरहले के लिए कल वोट डाले जाएंगे। वोटिंग की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। देखें गोवा से हमारे नामानिगार नीरज सिंह की खास रिपोर्ट। गोवा की 2 लोकसभा सीटों के लिए कल मतदान होगा और मतदान को लेकर जो तैयारियां हैं वो भी पूरी कर ली गई हैं। इस समय आप अगर देखें तो ईवीएम है वो डिस्ट्रीब्यूट की जा चुकी है और थोड़ी देर के बाद ही जो यहाँ के ऑफिसर हैं, जो मतदान कर्मी हैं, वो ईवीएमों को लेकर मतदान केंद्रों पर रवाना होंगे। इसके साथ साथ ही हम आपको कुछ दृश्यों को भी दिखाएंगे कि जो फॉरेन डेलीगेशन है वो भी यहाँ पर पहुँचा है गोवा में, और ये देखने के लिए कि भारत के अंदर किस तरह से जो मतदान प्रक्रिया है वो अपनाई जाती है, किस किस तरह के अरेंजमेंट किए जाते हैं। अगर आप ये देखें तो फॉरेन जो डेलीगेशन है वो यहाँ पर मौजूद है। भूटान से ये डेलीगेशन आया है। इसके अलावा जो इजराइल के लोग इस डेलीगेशन में शामिल हैं। क्या क्या आपने देखा यहाँ पर और कैसा लगा? आप पहली बार आए थे? ये बहुत अच्छा लग रहा है। सेम लाइक भूटान, नो इस भूटान जैसे दिखता है। लाखों की संख्या में मतदान कर्मी है जो पूरे देश में इस लोकतंत्र के पर्व को सफल बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। नेताओं की बात होती है, मतदाताओं की बात होती है, लेकिन जो लोग इस मतदान को सफल बनाने में जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं उनसे भी बात करते हैं। तैयारी पूरी हो गई आपकी मतदान को लेकर? हाँ जी, तैयारी पूरी हो गई। गर्मी भी बहुत है, और कितनी बड़ी जिम्मेदारी है ये? गर्मी तो बहुत है, लेकिन फिर भी जिस पोलिंग बूथ में अगर थोड़ा टेम्परेचर कम है तो वोटिंग अच्छा होगा। तो ये आपने देखा कि ये लोग हैं जो मतदान को सफल कराने में मेहनत कर रहे हैं। चुनाव आयोग का ये कहना है कि गर्मी है, लेकिन गर्मी के इंतजाम भी मतदान केंद्रों पर रहेंगे। कैमरामैन मोहित उइके के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, गोवा।
और रांची से खबर आई कि वहां पर कई जगहों पर ईडी की छापेमारी की जा रही है। झारखंड के देही तरक्की के वजीर आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल के घरेलू मुलाजिम से 25 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी बरामद हुई है। साल 2019 में वीरेंद्र राम के एक साथी से बड़ी मकदार में नकदी बरामद होने और कुछ स्कीमों के निफाज में मुबैना बेज़ाब्तियां पाए जाने के बाद ईडी ने झारखंड के देही तरक्की के महकमे के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम को गिरफ्तार किया और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। वीरेंद्र राम को रांची, जमशेदपुर, झारखंड, बिहार और दिल्ली में फरवरी 2023 में गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने पिछले साल फरवरी में उनके 24 मकामात पर छापे मारे थे जो 22 फरवरी को खत्म हुए थे। ईडी ने गुज़िश्ता साल कांग्रेस के राज्यसभा एमपी धीरज साहू के घर पर भी छापा मारा था। कई दिनों की कार्रवाई के बाद यहां अरबों की जायदाद मिली थी। और आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के नबरंगपुर में एक जलसा आम में झारखंड में बरामद नोटों के ढेर का जिक्र करते हुए कहा कि जब वो कार्रवाई करते हैं तो लोग उन्हें बुरा कहते हैं। अभी घर जाओगे, आपने देखा होगा, अभी घर जाओगे तो टीवी पे देखना, आज यहां पड़ोस में झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं, नोटों के पहाड़। लोगों का चोरी किया माल पकड़ रहा है मोदी वहां। अब मुझे बताइए, मैं चोरी बंद कर दूं, इनकी कमाई बंद कर दूं, इनकी लूट बंद कर दूं, तो मोदी को गाली देंगे कि नहीं देंगे? देंगे कि नहीं देंगे? लेकिन गाली खा करके मुझे काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप मुझे बताइए। मुझे आपकी पाई पाई बचानी चाहिए कि नहीं बचानी चाहिए? आपके हक का पैसा बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? और इसलिए मोदी ने जनधन खातों, आधार और मोबाइल की ऐसी त्रिशक्ति बनाई कि गरीबों का पैसा लूटना बंद हो गया। अब घर बनाने का पैसा सीधा आपके खाते में, गैस का पैसा सीधा आपके खाते में, मनरेगा का पैसा सीधा आपके खाते में, किसान सम्मान निधि का पैसा सीधा आपके खाते में। यानी सबको लाभ, सीधा लाभ, कोई भेदभाव नहीं। और ये मोदी की गारंटी है। और इस सिलसिले में बीजेपी लीडर बाबूलाल मरांडी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रद्द मज़ाहिर करते हुए लिखते हैं, वजीर आजम 2 दिन पहले जेएमएम कांग्रेस के जिस लूट मॉडल की बात कर रहे थे उसकी इस नकदी से तस्दीक हो गई है। निजी सचिव के नौकर के घर से अगर इतना करोड़ रुपया मिल रहा है, इसका मतलब ही है कि और कई एक धन कुबेर ऐसे ही लोग पड़े हुए हैं। अगर सबके घर ये छापा मारेंगे, मंत्री के, उन नेताओं के जो एनडीए अलायंस के नेता है, जो बार बार जीत भर के मोदी जी को जो गाली देते हैं, तो उनके घर में जब ईडी घुसेगी तो देखेंगे और भी नोट कैसे अंबार मिलेंगे। और इस मामले पर झारखंड के देही तरक्की के वजीर आलमगीर आलम ने अपने पीएस का दिफा करते हुए कहा, संजीव लाल एक सरकारी मुलाजिम है और हमारे पीएस हैं। हम तजर्बे की बुनियाद पर पीएस का इंतखाब करते हैं। जो कुछ आप देख रहे हैं हम भी उसे टीवी के जरिए ही देख रहे हैं। ये देखना अभी बाकी है कि ईडी का क्या नतीजा निकलता है। देखिए, मेरा पीएस है, विभाग के विभाग बोले बहुत सरकारी मुलाजिम है और मेरा पीएस है। और हम लोग जो पीएस को रखते हैं तो अनुभवी देखकर ही रखते हैं। इसके पहले भी एक जगह नहीं, दो मंत्री का पीएस रह चुके थे, उसी आधार पर उसको हम लोग लाए थे। अब बाकी अभी जो चर्चा चल रही है वो ईडी में, तो वो तो जब तक उसका निष्कर्ष नहीं आएगा तब तक उस पर कुछ टिप्पणी करना उचित नहीं। और आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने रियासत की वाईएसआर कांग्रेस हुकूमत पर शराब का सिंडिकेट चलाने और बदउनवानी में मुलविस होने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि रियासत में बदउनवानी पूरी रफ्तार से चल रही है जबकि तरक्की पर ब्रेक लग गया है। पीएम मोदी ने
कांग्रेस पर भगवान राम की मुखालिफ पार्टी होने का इल्जाम भी लगाया। उन्होंने कहा कि जब भी उनकी पार्टी के रहनुमा राम मंदिर की हिमायत करते हैं, उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाता है। आंध्र प्रदेश विकास और विरासत की धरती है। यहां की पहचान एनटीआर गारू से होती है। एनटीआर गारू ने भगवान राम का चरित्र जन जन तक पहुंचाया था। अब बीजेपी ने भव्य राम मंदिर का 500 साल पुराना सपना पूरा किया है, लेकिन तुष्टीकरण में डूबी कांग्रेस ने अयोध्या में राम मंदिर का बायकॉट कर दिया। कांग्रेस का कोई नेता अगर भक्ति भाव से राम मंदिर चला जाता है तो उसे पार्टी से निकाल दिया जाता है। इससे कबल वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज ओडिशा के गंज में एक जलसे आम से खिताब किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी जो कहती है वो करती है। यहाँ हुकूमत बनाने के बाद बीजेपी तमाम ऐलानात को पूरी ताकत से नाफिज करेगी। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा को 30 साल से ज्यादा अरसे तक कम्युनिस्ट और कांग्रेस की हुकूमत ने तबाह कर दिया। वहाँ के लोगों ने बीजेपी को जीत दिलाई और 5 सालों में लोगों ने बहुत काम किया और अब त्रिपुरा तेज रफ्तार से तरक्की कर रहा है। उत्तर प्रदेश लॉ एंड ऑर्डर के लिए बदनाम हो चुका था, हमें मौका दिया गया। योगी जी वहां बैठे और आज उत्तर प्रदेश तरक्की कर रहा है। पीएम ने यह भी कहा कि 4 जून बीजेडी हुकूमत खत्म होने की तारीख है। पीएम ने कहा कि बीजेपी के वजीर आला के उम्मीदवार का फैसला 6 जून को किया जाएगा। बीजेपी पार्टी के वजीर आला के लिए हलफ बर्दारी की तकरीब 10 जून को भुवनेश्वर में होगी। आज 6 मई है। 6 जून को बीजेपी के मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार तय होगा। 10 जून को भुवनेश्वर में बीजेपी के मुख्यमंत्री का शपथ समारोह होगा। और मैं आज आप सबको भाजपा के सरकार के मुख्यमंत्री के शपथ समारोह के लिए निमंत्रण देने आया हूं। भाइयों बहनों, ओडिशा में बीजेडी अस्त है, कांग्रेस पस्त है और लोग बीजेपी पर आश्वस्त है और सिर्फ भाजपा उम्मीदों का नया सूरज बनकर आई है। इस बीच बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह आज मगरबी बंगाल के दौरे पर हैं। इस मौके पर उन्होंने कृष्णनगर में रोड शो किया। रोड शो के दौरान काफी हुजूम देखा गया। बीजेपी ने कृष्णनगर शाही खानदान की अमृता राय को अपना उम्मीदवार बनाया है। अमृता राय ने रोड शो के दौरान भीड़ का इस्तकबाल किया। इस हल्के में चौथे मरहले में 13 मई को वोट डाले जाएंगे। 2019 में बीजेपी इस हल्के में दूसरे नंबर पर रही थी और तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा ने इस सीट पर कामयाबी हासिल की थी। बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह ने मगरबी बंगाल के बर्धमान में भी एक जलसे आम से खिताब किया। उन्होंने कहा कि अगर मोदी हुकूमत तीसरी बार आई तो हिंदुस्तान की मईशत तीसरी बड़ी मईशत बन जाएगी। नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है देश के अर्थतंत्र को दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंचाने का काम करना। नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है देश में से आतंकवाद और नक्सलवाद को समाप्त कर देना। 3 करोड़ गरीब बहनों को लखपति दीदी बनाना। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने तेलंगाना के भुवनगिरी में जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़ियादत में मुल्क बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है। उन्होंने कहा कि 10 साल पहले हिंदुस्तान 11वें नंबर की मईशत थी, जब दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बन चुकी है। आज मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास,
सबका प्रयास इस काम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे खुशी है ये बताते हुए कि आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। 10 साल पहले भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की इकोनॉमी 11वें नंबर पर खड़ी थी दुनिया में, 11वें नंबर पर। आज 10 साल के मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना की मार के बाद और यूक्रेन के युद्ध के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था ब्रिटेन को पछाड़ के 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई, 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था। और आइए बात करते हैं हिज़्ब इख्तिलाफ की। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के रतलाम में एक इंतखाबी रैली से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी को निशाना बनाते हुए कहा कि बीजेपी लीडरों ने साफ कह दिया है कि अगर वो इलेक्शन जीतते हैं तो आइन बदल देंगे। इसीलिए उन्होंने 400 सीटों का नारा दिया है। राहुल गांधी ने दावा किया कि एनडीए को 150 सीटें भी नहीं मिलेंगी, 400 की तो बात ही छोड़ दें। बीजेपी के नेताओं ने साफ बोल दिया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो वो इस किताब को बदल के परे कर देंगे। इसलिए उन्होंने 400 सीट का नारा दिया था। 400 सीट छोड़िए, उनको 150 सीट नहीं मिलने वाली है। उनके अलग अलग नेता कहते हैं कि हम रिजर्वेशन छीन लेंगे। और इस दौरान कांग्रेस के साबिक रहनुमा आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी पर इल्जाम लगाते हुए कहा है कि मैंने कांग्रेस में 32 साल से ज्यादा का अरसा गुजारा है। जब राम मंदिर का फैसला आया तो राहुल गांधी ने अपने करीबी साथियों के साथ मीटिंग की थी, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हुकूमत बनने के बाद वो एक कमीशन बनाएंगे और राम मंदिर के फैसले को उसी तरह से पलट देंगे जैसे राजीव गांधी ने शाहबानो के फैसले को पलट दिया था। राहुल गांधी जी ने अपने नजदीकी लोगों की एक बैठक में अमेरिका के रहने वाले अपने एक शुभचिंतक के कहने पर, इशारे पर, सलाह पर यह बात कही थी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सुपर पावर कमीशन बना करके राम मंदिर के फैसले को पलट देंगे। उन्होंने यह भी कहा था जिस तरह शाहबानो का फैसला राजीव गांधी जी ने पलटा था। 3 तलाक के मुद्दे को लेकर के शाहबानो का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसको बदल दिया गया था। तो जब शाहबानो का फैसला बदला जा सकता है तो राम मंदिर का फैसला क्यों नहीं बदला जा सकता है। अगली खबर राजधानी दिल्ली से। शुमाल मशरक़ी दिल्ली लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार कन्हैया कुमार ने आज अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया है। उनका मुकाबला बीजेपी के मनोज तिवारी से है। नामजदगी के दौरान कन्हैया कुमार के साथ आम आदमी पार्टी के दिल्ली सरबराह गोपाल राय भी मौजूद थे। बीआरएस रहनुमा के कविता को अदालत से झटका लगा है। राउज़ेवनी कोर्ट ने के कविता की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में अर्जी मुस्तरद कर दी गई है। खुसूसी जज कावेरी बावजा की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। राउज़ेवनी कोर्ट ने सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में कविता की जमानत की अर्जी को मुस्तरद कर दिया है। रुख करती जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला ने मुतनाज़ा बयान दिया है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, पाकिस्तान के पास भी एटम बम है और बदकिस्मती से ये बम हम पर ही गिरेगा। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला ने बयान वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के बयान के रद्द अमल में दिया है। वज़ीर दिफा ने हाल ही में ये कहा था कि पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे वाले कश्मीर के लोग भारत में शामिल होना चाहते हैं। साथ ही राजनाथ सिंह ने यह भी कहा था कि पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। जम्मू और कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा जिसे कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के रूप में हम जानते हैं, वहां के लोग देख रहे हैं कि इस तरफ लोग अमन और चैन के साथ अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, यानी भारत में, और वहां जब पाकिस्तान की सरकार के द्वारा जब उन पर जुल्म किया जाता है, नाइंसाफी की जाती है, तो उन्हें तकलीफ होती है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों की बात मैं कर रहा हूं। पीओके पर सिर्फ गैर कानूनी कब्जा कर लेने से पाकिस्तान की कोई लोकस स्टैंडाई नहीं बनती है। भारत की संसद में पीओके को लेकर एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित है
कि वह भारत का ही हिस्सा था, है और आगे भी हम मानते रहेंगे। और इस मंशा को एक नहीं, कम से कम 3 प्रस्ताव संसद में इस मंशा को लेकर पारित किए जा चुके हैं। साथियों, हमारा अब तो आप ये देख रहे हैं कि पीओके में क्या हो रहा है। मैंने एक बार कहा था कि मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों पर जो जुल्म ढाया जा रहा है, वहीं से यह डिमांड उठेगी कि हमको भारत में अपने को मर्ज करना है। डिफेंस में सर कह रहे हैं तो करें, हम कौन से रोकने वाले हैं? हमें तो पहुंचेंगे नहीं। ये भी याद रखे वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है, याद रखिए। उनके पास भी एटम बम है, याद रखिए। और अफसोस यह है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरे। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में शनिचर को हुए दहशतगर्दाना हमले के बाद रियासती जांच यूनिट ने 2 दहशतगर्दों के फोटो स्केच जारी किए हैं। साथ ही 20 लाख रुपए का इनामी रकम का भी ऐलान किया है। दोनों ही दहशतगर्द हाई प्रोफाइल मुजरिमाना मामले में शामिल हैं, जिनमें मंशियात की स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला और दीगर संगीन मामले शामिल हैं। हमले के बाद से ही इलाके में हाई अलर्ट है। इलाके में तलाशी मुहिम भी मुसलसल जारी है। जम्मू कश्मीर में आधी आबादी अपनी तादाद के जोरों पर अपनी ताकत दिखाने को पूरी तरह से तैयार है। दरअसल यहाँ की 5 लोकसभा सीटों पर खवातीन वोटरों का हिस्सा तकरीबन 49% है। इसका मतलब यह है कि खवातीन की निस्फ आबादी 5 नशिस्तों पर फैसला कुन किरदार अदा कर रही है। इसके साथ ही वो अपने मसाइल पर आवाज़ उठाती हैं और अपने जमहूरी हुकूक से भी आगाह हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर के कुल 86,93,000 वोटर्स में से खवातीन की शिरकत 42,58,000 है। खवातीन वोटर्स की बात की जाए तो अनंतनाग में 5 पार्लिमानी हलकों में सबसे ज्यादा खवातीन हैं, जिनकी तादाद 9.02 लाख है। इसके अलावा जम्मू में 8.52 लाख, उधमपुर में 8.44 लाख, श्रीनगर में 8.70 लाख और बारामूला में 8.56 लाख खवातीन वोटर्स हैं। लोकसभा इंतखाबात में खवातीन की वोटिंग फीसद 1999 से मुसलसल बढ़ रही है। ये 1999 में 28.55% से बढ़कर 2014 में 48.32% हो गया, लेकिन 2019 में वोटिंग का तनासुब 4.65% कम होकर 43.67% तक पहुंच गया। अब नारी शक्ति वंदन एक्ट और कानून साज असेंबली में खवातीन के लिए 33% रिजर्वेशन की वजह से निस्फ आबादी में जबरदस्त जोशो खरोश है। फिलहाल तो हम यही उम्मीद करते हैं कि फीमेल्स के लिए एक रिक्रूटमेंट कोटा जो है वो प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि यहाँ पे औरतों को उतना जो है इनकम रिसोर्सेज जो हैं वो उतने प्रोवाइड नहीं है। वो अपने फैमिली मेंबर्स पे, जैसे मोस्टली मेल्स पे डिपेंडेंट है। तो हम चाहते हैं कि हमें भी एक अलग से कोटा दिया जाए, सो दैट कि हम आगे जॉब वगैरह कर सकें या किसी भी टाइप के काम जो हैं वो हम कर सकें। जम्मू कश्मीर की खवातीन का मानना है कि अब उन्हें भी अपनी सलाहियत दिखाने का सुनहरी मौका मिल रहा है। उन्हें मजीद हुकूक मिल गए हैं, जिनका पहले तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था। अब पहले जैसा था कि मिलिटेंसी भी थी तो लड़कियां इतना बाहर निकलती नहीं थी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम कैमरा के सामने बोल रहे हैं तो कुछ तो लड़कियों का वो डेवलप हुआ ना, तो इसलिए हम बोल पा रहे हैं। सिर्फ शहरों में ही नहीं बल्कि देहात में भी खवातीन सियासत समेत हर मैदान में आगे आ रही हैं और अपने खानदान के साथ साथ मुआशरे, गांव और मुल्क को भी समत देने के लिए काम कर रही हैं। इसके लिए वो वोटिंग को एक बड़ा मौका करार देती हैं। काफी अच्छा लग रहा है महिलाओं को। काफी जितनी भी केंद्र सरकार की स्कीमें हैं वो सेल्फ हेल्प ग्रुप बन रहे हैं, महिलाएं अच्छे से काम कर रही हैं उन पे और महिलाएं खुश हैं। खवातीन राय दहिंदगान अब अपनी मर्जी से अवामी नुमाइंदों का इंतखाब करती हैं और आर्टिकल 370 को हटाए जाने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में डीडीसी इंतखाबात कराए गए थे। साल 2020 में इसमें बम्पर वोटिंग हुई, 98% से ज्यादा वोट डाले गए। जमहूरियत के इस त्योहार में खवातीन ने भी बड़ी कुर्बानियां दी। 5 से ज्यादा डीडीसी पर खवातीन का कब्जा है। आज खवातीन बहुत बेदार हैं, अब वो हर मैदान में हिस्सा लेना चाहती हैं और इसके लिए वोट की ताकत की अहमियत भी जानती हैं। अब देखना ये होगा कि खवातीन वोटर्स की ये ताकत किस पार्टी को मजबूत करेगी। तो महिलाएं जो कि इस चुनाव में निर्णायक भूमिका जिनकी कही जा रही है,
वो भी पूरी तरह से तैयार हैं अपने चुनाव में अपने जो प्रतिनिधि है उसको चुनने के लिए। और इनका मानना है कि जिस तरह से लड़कियों को उनके हाथ मजबूत हुए हैं, उनको अधिक अधिकार मिले हैं और ये चाहती हैं कि ये क्रम जो है ये लगातार जारी रहे। कैमरामैन अनिकेत दुबे के साथ रमा त्यागी, टीजी न्यूज, राजौरी। और ICSE बोर्ड ने क्लास 10 और क्लास 12 के इम्तहान के नताइज का ऐलान कर दिया है। इस साल 10वीं और 12वीं जमात के इम्तहानात में तलबा रिकॉर्ड तादाद में कामयाब हुए हैं। 10वीं जमात में 99.47% तलबा पास हुए हैं, जबकि 12वीं जमात में 98.19% तलबा पास हुए हैं। लड़कियों ने क्लास 10 और क्लास 12वीं दोनों ही इम्तहानात में लड़कों से बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। 10वीं जमात में 99.65% लड़कियाँ और 99.31% लड़के पास हुए हैं, तो 12वीं जमात में 98.92% लड़कियां और 97.53% लड़के पास हुए हैं। CISCE बोर्ड के 10वीं जमात के इम्तहान में 2,43,617 तलबा ने शिरकत की थी, जबकि 99,901 तलबा ने 12वीं जमात के इम्तहान में शिरकत की। 2024 में 2,695 स्कूलों के तलबा ने 10वीं जमात के इम्तहान में शिरकत की। 88.48% स्कूलों के 100% तलबा ने इम्तहान पास किया। 12वीं जमात के इम्तहान में 1366 स्कूलों के तलबा ने शिरकत की। 66.18% स्कूलों के 100% तलबा ने इम्तहान पास किया। खेल की खबरों में इंडियन प्रीमियर लीग के आज मुंबई इंडियंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। अब तक मुंबई की टीम की कारकर्दगी मायूस कुन रही है। मुंबई की टीम 11 में से 8 मैच हार चुकी है और पॉइंट्स टेबल पर सबसे नीचे है। मुंबई को अपने आखिरी मैच में कोलकाता के खिलाफ शिकस्त का सामना करना पड़ा था। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 10 मैचों में 6 मैच में जीत के साथ चौथे नंबर पर है। हैदराबाद ने अपने आखिरी मैच में राजस्थान रॉयल्स पर 1 रन से जीत हासिल की थी। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।